नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। अलग अलग न्यूज सोर्सेज से ये न्यूज आती हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ द हिंदू की ही नहीं, सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। और जो बचे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, वो विनीत सर अपनी वन लाइनर वाली वीडियो में बता देते हैं, तो वो भी देख लिया। एडिटोरियल भी द हिंदू के मैं 5 से 6 आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। 1 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नुपुर शर्मा जी की पिटीशन को सुना था, उस समय पे काफी सुनाया गया था नुपुर शर्मा को कि पूरी देश में तुम्हारी वजह से आग लग गई। काफी इनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो न्यूज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब फाइनली नुपुर शर्मा जी अपनी रिक्वेस्ट लेके फिर से गई। इनके खिलाफ इनकी जान के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, इनको मारने की प्लानिंग है। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक इंडिविजुअल अप्रीहेंड किया गया, कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से इलीगली इंडिया के अंदर घुस रहा था, बहुत रिलीजियसली मोटिवेटेड है और नुपुर शर्मा को मारना चाहता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाले रिमार्क्स हुए थे उसके लिए। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के लिए बोला है कि भाई नुपुर शर्मा को कोअर्सिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे इनके अगेंस्ट, जबरदस्ती इनको कहीं बुलाया नहीं जाएगा हियरिंग के लिए। ओवरऑल दिल्ली के अंदर जो हाई कोर्ट है वहां पे ये अपने सारे केसेस को क्लब करवा सकती हैं। अलग अलग जगह जो केसेस है वो दिल्ली में ट्रांसफर होने चाहिए। कुछ इस प्रकार की सिग्नल्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। उसके साथ साथ हेडलाइंस में यह भी बताया गया कि 2021 में 1,60,000 इंडियंस ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी। तो ये क्या न्यूज है इसको समझेंगे। पहले के सालों में कितनों छोड़ी ये देखेंगे। मिशन बुनियाद जो चल रही है दिल्ली में, इसके बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रम प्राइसिंग फॉर कैप्टिव यूजर्स। कैप्टिव यूजर्स समझते हो ना, जो अपने लिए यूज कर, जैसे कि एक चीज होती है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कि भाई एयरटेल को स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया, अब एयरटेल का आप सिम खरीदो और उसकी इंटरनेट सर्विसेज और फोन सर्विसेज को इस्तेमाल करो। एक स्पेक्ट्रम सर्विस मान लो गूगल को अपने काम के लिए, या फिर कह लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोटा सा स्पेक्ट्रम दे दिया सरकार ने, और बोला चूंकि तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो ये छोटा सा स्पेक्ट्रम तुम्हारा है, इसके अंदर के सारे काम तुम्हारे। मतलब पर्सनल चीजों के लिए पूरा एक आप कह लो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देना। फॉर एग्जांपल पावर में बात की जाए, एक तो होता है कि भाई एनटीपीसी के अलग अलग पावर प्लांट से 550 मेगावाट का प्लांट है। ओवरऑल एनटीपीसी के बहुत सारे मेगावाट, इससे जो बिजली पैदा होती है उसको लोगों को बेचा जाता है, कॉमर्शियल प्लेयर्स को बेचा जाता है। अब मान लो कोई बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्लेयर है, जैसे मान लो वेदांता है, वेदांता के एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स चलते हैं, तो वेदांता को बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अब वेदांता हर इलेक्ट्रिसिटी किसी पावर प्रोड्यूसर से खरीदे, ये सही नहीं हो सकता। तो वेदांता क्या करेगा, खुद का पावर प्लांट बना लेगा, एक छोटा सा 80 या 90 मेगावाट का। तो ये खुद के पावर प्लांट से वेदांता ओवरऑल अपनी बिजली बना के इस्तेमाल करेगा। इसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। मतलब आप अपने यूजेज के लिए अपना खुद का एक रिसोर्स डेवलप कर रहे हो, तो कैप्टिव। तो ओवरऑल ये जो कैप्टिव स्पेक्ट्रम प्राइसिंग मैकेनिज्म है, इसको लेके सरकार ने ओवरऑल कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं की है। इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको देखेंगे। इंडिया के अंदर जो रेडिकल आइडियोलॉजीज हैं वो बढ़ रही हैं, बट धीमे धीमे बढ़ रही हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में बोला है। और जीएसटी चेंजेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल है। फिर एडिटोरियल में चिली में क्या हो रहा है, चिली में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, किस प्रकार से ड्राफ्ट हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट में रिसेंटली ही सरकार कुछ चेंजेस कर सकती है, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया। ये चेंजेस क्यों खतरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में नचिकेत चंचानी साहब अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं, इसको देखेंगे। फिर भाई इंडिया के अंदर कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। रिसेंटली ही यूके के अंदर बोरिस जॉनसन को उन्हीं के पार्टी मेंबर्स ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया। तो ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी, बट क्या ऐसा इंडिया के अंदर हो सकता है? तो ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम को इंडिया के पार्टी सिस्टम से डिस्कस कर रहे हैं शौर्य दास गुप्ता साहब, और कह रहे हैं कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये देख लेंगे। केरला के अंदर ये एमएम मानी साहब, जो कि अक्सर कर यहाँ पे कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट और दे दिया है एक अपोजिशन की वुमेन एमएलए के अगेंस्ट। वो क्या स्टेटमेंट है इसको मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो को देखेंगे। फिर भाई कुछ इनोसेंट ट्राइबल्स को एक गलत तरीके से फंसा के 5 साल तक उनको जेल में रखा गया। फाइनली एनआईए की कोर्ट ने इन इनोसेंट ट्राइबल्स को निर्दोष पाया है। ये पूरी न्यूज क्या है, किस प्रकार से मॉइज्म को खत्म कर सकते हैं, क्यों ट्राइबल्स को स्केपगोट बनाना सही नहीं है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पे आपका क्रिकेट को लेके है। अभी रिसेंटली टी20 की सीरीज और ओडीआई की सीरीज इंडिया जीत गई, तो भले ही एक टेस्ट मैच हार गई, बट ये इंडिविजुअल सीरीज जीत के इंडिया ने दिखाया कि हम चैंपियन है। तो क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। ओके, एक और आर्टिकल है न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल्स इज एंटीक्वेटेड एंड नीड्स टू बी रिवाइज। इसको मैं एक अलग से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे टाइम बचेगा नहीं, तो यहाँ पे बाकी आर्टिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्कैंट। स्कैंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं,
थोड़ा, ठीक है ना, मतलब कम, स्कैंड का मतलब बहुत कम। जैसे कि लोकसभा में शिवसेना के 12 एमपीज ने रेबल कैंप ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली जब जो स्टेट में हुआ और नई सरकार बन गई एकनाथ शिंदे की, तो इस प्रकार की चीज लोकसभा में हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत थी। तो सरप्राइज स्कैंड था, मतलब बहुत कम सरप्राइज हुआ ये चीज देख के, क्योंकि जो स्टेट में हुआ है वो लोकसभा में भी हो सकता था, ये सबको बंद। तो स्कैंड मतलब बहुत कम, स्कैंड सरप्राइज मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुए, अंदर से पता था कि ऐसा हो सकता। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ता हूं वहां पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प कीजिएगा। चलिए, पहली न्यूज जीएस पेपर 1, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। 2021 में 1,60,000 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, और जो लोग भी सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं पिछले 5 सालों में, सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कंट्री कौन सी है? यूएसए। ज्यादातर लोग यहाँ पे यूएस के नागरिक बनना चाहते हैं। तो 2021 में 1,60,000 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, ये एमएचए ने लोकसभा में बताया। 78,000 ने यूएस सिटीजनशिप अक्वायर की। ओके, तो मतलब बेसिकली जो लोग भी इंडिया की नागरिकता छोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा यूएस की नागरिकता के पीछे भाग रहे हैं। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि 362 इंडियंस जो कि चाइना में रह रहे थे, ये अब चाइनीज नागरिक बन गए। क्या वजह रही होगी चाइनीज नागरिक बनने की? वजह सिंपल है, इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हैं, कभी भी चीजें बिगड़ सकती हैं। चाइना में उनकी ओवरऑल कह लो फाइनेंसेस जुड़े हुए होंगे, अच्छा खासा वो चाइना में कमा रहे होंगे, उनकी एग्जिस्टेंस चाइना से होगी, तो उन्होंने बोला होगा कि चलो यार चाइना के नागरिक बन जाते हैं, क्योंकि एट द एंड पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजंस में। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है नित्यानंद राय, फजलुर रहमान के क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ये अपने पर्सनल रीजन की वजह से जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा पर्सनल रीजन होगा, ये कहीं बताया नहीं गया, बट मेरे आपके जैसे लोगों के लिए गेस करना मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब आप सोचो दोस्तों, आपने अच्छी पढ़ाई की और अमेरिका में किसी जॉब पे आप सेटल्ड हो, आपको लाखों डॉलर का पैकेज है, या चाइना में आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहीं पे रहना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपका उतना औचित्य नहीं है, उतना वजूद नहीं है, इंडिया में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जहां पे आप फाइनेंशियली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वहीं के नियम कानूनों के हिसाब से आप रहने की कोशिश करोगे। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉर्म 22 को सिटीजनशिप रूल्स के अंदर रिवाइज किया, और यहां पे ओवरऑल एक कॉलम इंक्लूड किया, circumstances reasons due to which applicant intends to acquire foreign citizenship and renounce Indian citizenship। मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर नियम कानून क्या है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो इंडिया की नागरिकता चली जाएगी। जब इंडिया की नागरिकता जाती है, तो उसके रिस्पेक्ट में इंडिया में जो आप फॉर्म भरते हो, वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भाई आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहे हो और इंडिया की छोड़ रहे हो। हालांकि आप छोड़ सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली, इंडिया की छोड़ दी। कनाडा में ये नंबर है 21,597, यूके में 14,637, इटली में 5,986, नीदरलैंड 2,187, न्यूजीलैंड 2,643, सिंगापुर 2,516, यूएस 78,284, पाकिस्तान 41, सोचो पाकिस्तान में भी 41 सेटल हो गए, और नेपाल 10। तो बेसिकली अब आप समझो दोस्तों, इससे नुकसान क्या है? क्या उससे कोई नुकसान है? जी हाँ, नुकसान है। यूएस, चाइना, इस प्रकार की कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में, कनाडा में जो बंदे जाके सेटल हो रहे हैं इंडिया के, वो फाइनेंशियली कैपेबल लोग होंगे। अगर वो इंडिया के अंदर रहते तो वो इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स होते, वो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, वो भारत सरकार को अपनी इनकम पे टैक्स देते। लेकिन चूंकि अब ये दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, तो इनके सारे रिसोर्सेज दूसरे देश में चले गए। ये इंडिया के लिए एक टेंशन लेने वाली बात है। दैट्स वाई इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारी, कह लो मतलब, सिटीजनशिप छोड़ दें, वो प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे लोग सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं तो इससे इंडिया की आबादी कम हो रही है, लेकिन ये क्रीम लॉट है, वो लॉट है जो उठा हुआ है, टैलेंटेड लॉट है। ये टैलेंटेड लॉट को इंडिया में रिटेन करने की जरूरत है, और वो इंडिया से भाग रहा है। 2021 से पहले 2017 में 1,33,000 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी थी, 2018 में 1,34,000 ने, 2019 में 1,44,000 ने, 2020 में 85,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी थी। इंडिया की नेशनैलिटी लॉ की बात की जाए तो भाई, इंडिया का नेशनैलिटी लॉ वो कंडीशंस बताता है जिस हिसाब से एक पर्सन नेशनैलिटी को होल्ड कर सकता है। देखिए, दो पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो संविधान के हिसाब से और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से ओवरऑल इंडियन नेशनैलिटी आपकी रहती है। अब 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्रता दिवस, और 1 जुलाई 1987, तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के अंदर इंडिया के अंदर अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके माँ बाप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, वो बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कम से कम एक मां या बाप इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद यह नियम कानून बनाया गया कि दोनों मां बाप भारत के नागरिक होना चाहिए बच्चे को नागरिक बनाने के लिए। हां, अगर एक इंडिविजुअल भारत का नागरिक है 3 दिसंबर 2004 के पास और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो भी उस केस में बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। अब आप समझ सकते हो नियम कानून क्यों लगाए गए होंगे। भाई, बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आ रहे थे। अब वो इलीगल माइग्रेंट अगर इलीगल माइग्रेंट है और 3 दिसंबर 2004 के बाद वो यहां पे अपने रिलेशंस बना के कोई बच्चा पैदा करता है तो इस कंटेक्स्ट में, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो इस कंटेक्स्ट में उसके बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है कपल का, तो दोनों कपलों में या तो दोनों भारतीय नागरिक हो तो बच्चा भारतीय नागरिक हो गया, या एक भारतीय नागरिक और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। अगर टूरिस्ट वीजा पे भी आया है तो भी उस केस में ओवरऑल वहां पे बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। प्लस इंडिया के अंदर अगर कोई बाहर से इंडिविजुअल आके रह रहा है तो कम से कम 12 साल उसको रहना पड़ेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता लेने के लिए। तो ये ओवरऑल एक न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो काफी बड़ी तादाद में टैलेंटेड इंडियंस इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी न्यूज नहीं है, दिस इज, आप कह लो, अ डिप्रेसिंग न्यूज। हमें इस ट्रेंड को अरेस्ट करने की जरूरत है। फिर जीएस पेपर 2 जुडिशरी के रिस्पेक्ट में अब सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के प्रोटेक्शन में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट किया और बोला है कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग एफआईआर फाइल हुई है नुपुर शर्मा के अगेंस्ट, उस केस में कोई भी कोवर्सिव एक्शन नुपुर शर्मा पे नहीं लिया जाएगा। कोवर्सिव एक्शन मतलब, अब मान लो वेस्ट बंगाल में एफआईआर फाइल हुई, उड़ीसा में एफआईआर फाइल हुई, दिल्ली में एफआईआर फाइल हुई, उत्तर प्रदेश में एफआईआर फाइल हुई, अब हर कोर्ट हर जगह की पुलिस नुपुर शर्मा को बुला रही है, आओ स्टेटमेंट दो यहां पे आके। अब नुपुर शर्मा की लाइफ पे खतरा है, ये लगातार सिक्योरिटी के बीच में रह रही है, तो अलग अलग जगह जाने से इनके ओवरऑल अटैक हो सकता है। 1 जुलाई को भी इस प्रकार की एक रिक्वेस्ट लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ा भरा बोला सुनाया उनको। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया गया। उस समय पे नुपुर शर्मा ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। तो नुपुर शर्मा का क्या कहना था कि भाई अलग अलग जगहों पे मेरे ऊपर जो भी केसेस चलाए जा रहे हैं उनको आप क्लब कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपको क्लब करवाना भी है तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाओ। अभी भी नुपुर शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। जरूरत यह है कि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तेलंगाना में जो इनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं उन केसेस को भी दिल्ली ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया या तो उन केसेस को खारिज कर दो या दिल्ली ट्रांसफर कर दो। ये नहीं हो पाएगा कि अलग अलग जगह की पुलिस नुपुर शर्मा को अलग अलग जगहों पे बुला रही है और कह रही है कि आके अपना स्टेटमेंट दो। कल की डेट में अलग अलग जगहों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ जेल टर्म्स बता दिए, तो क्या हर जगह नुपुर शर्मा जाके ओवरऑल जेल ही का सजा काटेंगे? तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। नुपुर शर्मा के बिहाफ पे एक सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जी यहाँ पे केस लड़ रहे थे। इन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा की जान पे खतरा है, ये बात बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल के अंदर इनके ऊपर एफआईआर फाइल हुई, एक लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया गया, इनको कभी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के इनको जुडिशियल हेल्प की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जुडिशियल हेल्प मिलेगी। आप दिल्ली हाईकोर्ट से जुडिशियल हेल्प मांगिए। अलग अलग राज्यों में जो पुलिस ओवरऑल नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन ले रही है उसको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई नुपुर शर्मा के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं दिल्ली में ट्रांसफर करो। अलग अलग जगहों पे केसेस फाइल हो, नुपुर शर्मा हर जगह भागती फिरे, वो हो नहीं सकता है, खासकर इस बात को ध्यान रखते हुए कि इनकी जान को खतरा है। समझ गए? तो ये हुआ है। आर्टिकल 21 के अंदर यहां पे ओवरऑल ये रिलीफ मांगा था नुपुर शर्मा ने, जिनको इनको दिया जा रहा है। फिर अच्छा, अभी केस की फाइनल हियरिंग, फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया है। अगली जो हियरिंग है वो शायद 10 अगस्त के लगभग पे फिक्स की है, किसने? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सटेंड मिशन बुनियाद। जीएस पेपर 2 एजुकेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में, अगर जो लोग यूपीएससी के रिस्पेक्ट से वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो सबके लिए है। तो भाई दिल्ली सरकार ओवरऑल मिशन बुनियाद को लंबे समय से चला रही है। मिशन बुनियाद में जो शुरुआती स्टेज होती है बच्चे की पढ़ाई को, इसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। तो सरकार ने बोला है कि मिशन बुनियाद के अंदर आप देख लो, अप्रैल से लेके जून में जो सरकारी स्कूल हैं आपके दिल्ली के, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर जो स्कूल आते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मिशन बुनियाद के चलते अप्रैल से जून 2022 के बीच में इन सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लिटरेसी में, उनकी न्यूमरेसी स्किल्स में 20 से 30% का इंप्रूवमेंट आया। बेसिकली जो मिशन बुनियाद था ये इसलिए शुरू किया गया था कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को एक बेसिक पढ़ाई दी जाए। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन लग गया। इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को इफेक्ट आया, सबको पता है।
स्कूल वगैरह बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई पे गहरा इफेक्ट आया। इस इफेक्ट को दूर करने के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया गया, ताकि गर्मी की छुट्टियों में ओवरऑल बच्चों को बुला के यहां पे पढ़ाया जाए। इसको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली ने भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया। अभी रिसेंटली ही एससीईआरटी दिल्ली ने एक ज्वाइंट ओरेशन प्रोग्राम किया मिशन बुनियाद के ऊपर, जहां पे दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है इनके 2700 हेड्स को बुलाया गया, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर काम करते हैं। और यहां पे बैठ के बातचीत की कि भाई अलग अलग जगहों पे जहां जहां पे भी मिशन बुनियाद को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका क्या आउटकम निकल के आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन बुनियाद है, इसमें एक रोड मैप ड्रॉ किया जा रहा है, ताकि बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स को सुधारा जा सके, खासकर उन स्कूलों में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर आते हैं। तो दिल्ली के अंदर बच्चों की शुरुआती स्टेजेस में, खासकर शुरुआत के 6 सालों में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की स्किल्स को इंप्रूव किया जाए, मिशन बुनियाद का ये यहां पे टारगेट है। क्योंकि ये देखिए, एक बच्चे का दिमाग पहले 6 सालों में बहुत तेजी से ग्रो करता है। ओवरऑल जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना बच्चों का, वो फर्स्ट 6 ईयर्स में बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है ग्रो करना। ओके, 85% ब्रेन डेवलपमेंट आपकी जिंदगी के पहले 6 सालों में होता है। तो पहले 6 सालों में अगर बच्चों की पढ़ाई पे, उसकी अवेयरनेस पे ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली बाद में टैलेंटेड निकल के सामने आएगा। इसीलिए हेड्स ऑफ स्कूल्स को ये बोला गया है, खासकर सरकारी स्कूलों को, कि मिशन बुनियाद को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करिए, एक स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई को लेके, वगैरह वगैरह बात है। ठीक है भाई, तो मिशन बुनियाद दिल्ली के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अप्रैल से जून 2022 के डाटा के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि बच्चों की न्यूमरेसी स्किल्स में, ओवरऑल लिटरेसी स्किल्स में 20 से 30% का इंप्रूवमेंट। आगे बात करते हैं जीएस पेपर 3-1, लिंकेज टू टेररिज्म पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर रेडिकल आइडियोलॉजीज की तरफ इंक्लिनेशन। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया है कि जो इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे आईसिस हो गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, अलकायदा हो गया, ये इंडिया के अंदर जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, इनको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करते हैं, इनको भड़काने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल आप कह लो बम फोड़ना, ठीक है ना, ओवरऑल एक इस्लाम का गलत रिप्रेजेंटेशन देना, इंडिविजुअल्स को भड़काना, यूथ को भड़काना कि तुम हथियार उठा लो, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट लड़ो, ठीक है ना, काफिरों को मारना है। इस प्रकार की जो सोच फैलाई जाती है इंडिया के अंदर, जो रेडिकल आइडियोलॉजी फैलाई जाती है, ये बात सच है कि इंडिया के अंदर एक मिनिस्क्यूल तबका इस आइडियोलॉजी से अफेक्ट हो जाता है, बट सारे लोग इस आइडियोलॉजी से अफेक्ट हो ऐसा नहीं है। ये किसने बोला है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी ने बोला है कि सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि रेडिकल आइडियोलॉजीज इंडिया के अंदर ना पनपे, कंपोजिट कल्चर का प्रमोशन हो, को एग्जिस्टेंस हो अलग अलग कम्युनिटीज में, माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले, ठीक है, वेरियस वेलफेयर स्कीम्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों तक पहुंचाया जाए, माइनॉरिटीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले हर स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इनफैक्ट एक एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री है इस चीज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की पॉलिसी बनाती है, कोऑर्डिनेट करती है, इवैल्यूएट करती है, रिव्यू करती है। इनफैक्ट एमएचए के अंदर एक काउंटर टेररिज्म और काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन भी बताया गया है। ये डिवीजन का काम है कि अलग अलग सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी प्रकार की रेडिकल आइडियोलॉजी को इंडिया में पनपने से रोका जाए। ठीक है भाई, भारत सरकार ने इंडिया के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखे हैं अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि इस प्रकार की रेडिकलाइजेशन की आइडियोलॉजी को फैलाते हैं। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि भाई एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप किसी दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप की आइडियोलॉजी को बदल रहा है, उसको और रेडिकल बना रहा है, उसको और कट्टर बना रहा है। देखिए, एक चीज होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के रह रहे हैं, और हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ टॉलरेंट इंडिविजुअल दूसरे की परेशानी को समझ रहे हैं, दूसरे के तौर तरीकों को समझ रहे हैं, दूसरे की लाइफ में फालतू का इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। ये टॉलरेंस जितना ज्यादा एक सोसाइटी के अंदर होगा, उतना ही वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी। नो डाउट इंडिया के अंदर ये टॉलरेंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। इसीलिए इंडिया की सारी कम्युनिटीज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वो अपना भी डेवलपमेंट करते हैं, देश का भी डेवलपमेंट करते हैं, और इंडिया इसीलिए ग्रो कर रहा है आज की डेट में। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज को इस हद तक मार दिया कि उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। अगर उनकी माइनॉरिटीज को भी बढ़ने का मौका दिया जाता, वो भी पैसा कमाते, तो ये कंट्रीज ग्रो ही तो करती। पाकिस्तान अफगानिस्तान आज की डेट में क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? उसकी एक बड़ी वजह यह कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से दबा दिया। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो सिंपल बात है भाई, किसी भी देश को अगर ग्रो करना है
तो उनको अपनी माइनॉरिटीज का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज की डेट में इंडोनेशिया की बात की जाए, इंडिया की हम क्यों बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया में भी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन रहती है। उस हिंदू पॉपुलेशन को सारे राइट्स हैं, किसी प्रकार का रिप्रेशन नहीं है उनके अगेंस्ट। और वो जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडोनेशिया की डेवलपमेंट में एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। टर्की की भी मैक्सिमम परसेंट आबादी इस्लाम है, लेकिन वहां पे दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं और उन दूसरे धर्म के लोगों को परेशान नहीं किया जाता है, इसलिए टर्की एज एन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। तो दुनिया में आपको बहुत से एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे उन कंट्रीज के जहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी को पीड़ित नहीं करती है, परेशान नहीं करती है। इंडिया में भी एक चीज ये है, और उसके चलते ओवरऑल जो ग्रोथ होती है कंट्री की वो बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिलती। तो इन रेडिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने से रोकना है, प्रोपोगेट करने से रोकना है, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाना है ताकि देश डेवलप कर सके। फिर आगे जीएस पेपर 3, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि जितने भी जीएसटी चेंजेस अभी फूड आइटम्स में किए गए सब स्टेट उसके ऊपर रेडी हो गया। देखिए हम यहां पे समझते हैं, 19 जुलाई को जीएसटी काउंसिल का एक डिसीजन आया कि व्हीट, पल्सेस, राइस, मेज, ओवरऑल इन आइटम्स को अगर आप प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड तरीके से बेचते हो तो जीएसटी लगेगा ऊपर। लेकिन अगर ये लूज बिक रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी किराने की दुकान पे जाओ और वहां पे खुला चावल रखा रहता है, वो खुला चावल मान लो 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना है। बट किसी दुकान पे जाके आप किसी ब्रांड का पैक्ड 1 किलो या 2 किलो चावल का डब्बा खरीदोगे तो उस पर 5% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो जीएसटी ने ओवरऑल अपनी 47वीं मीटिंग में स्पेसिफाइड फूड आइटम्स, पल्सेस, सीरियल्स, फ्लोर्स के ऊपर जीएसटी लगाया है। एक्चुअली में यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना है कि ये जीएसटी एक्चुअली में पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन ये जो अलग अलग विक्रेता हैं, थोक विक्रेता हैं, थोक मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जीएसटी को इवेड कर रहे थे। देखा जाए तो जीएसटी के रिजाइम से पहले जो अलग अलग राज्य की सरकारें थी वो फूड ग्रेन के ऊपर टैक्स लगा के अच्छा खासा पैसा कमाती थी। फूड गेन के ऊपर टैक्स लगा के पंजाब की सरकार 2000 करोड़ कमाती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार सालाना 700 करोड़ कमाती थी। जब जीएसटी आया तो 5% जीएसटी लगाया गया ब्रांडेड सीरियल्स के ऊपर। तो आशीर्वाद का आटा बिकेगा, ओवरऑल किसी बासमती राइस ब्रांड का बासमती चावल बिक रहा है तो इनके ऊपर जीएसटी 5% एप्लीकेबल था, अगर यूनिट कंटेनर्स में जोड़ के वो ओवरऑल सामान बेचा जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या किया कि रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड ओनर्स ने नियमों के आप कह लो कमजोर होने की वजह से इनका फायदा उठाया, ठीक है ना, अपने सप्लाई चेन की इनवॉइसेस को थोड़ा बहुत बदला और जीएसटी इवेड करने लगे। तो ये जो बड़े रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड ओनर्स नियम कानूनों का गलत प्रकार से फायदा उठा के जीएसटी एवेट कर रहे थे, इनको रोकने के लिए ही रिसेंटली सरकार ने क्या किया है कि भाई देखिए, प्री पैकेज्ड और ब्रांडेड। तो प्री पैकेज्ड मतलब कोई भी चावल या गेहूं किसी पैकेट में प्रॉपर तरीके से पैक होके बिक रहा है, और जब पैकिंग होती है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस निकल के आ जाते हैं। पैकिंग के भी इंडिया के अंदर अपने अलग नॉर्म्स है। तो अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैक्ड फूड्स बिक रहे हैं, पल्सेस हो, गेहूं हो, चावल हो, तो उनके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। खुले गेहूं चावल पे 5% का जीएसटी अब भी नहीं है। तो एक किराने वाला है, उस किराने वाले ने डायरेक्ट किसी एक किसान से एक 100 किलो की चावल की बोरी खरीदी और वो बोरी अपनी दुकान में खुले में बेच रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं है। लेकिन हां, कोई ब्रांड का गेहूं, चावल, दाल किसी पर्टिकुलर पैकेट में पैक होके बिक रहा है उसके पर्टिकुलर लेबल के साथ, तो उसकी इनवॉइस में जीएसटी इंक्लूड करना जरूरी है। तो प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे वो राइस, व्हीट, फ्लोर, पल्सेस जो भी हो, 5% का जीएसटी लगेगा। पहले ये चीज यूनिट कंटेनर में पैक चीजों के ऊपर थी, अब प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड बोल दिया। बेसिकली जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, सप्लायर्स थे, जो जीएसटी के नियम कानूनों का गलत प्रकार से फायदा उठा के जीएसटी इवेड कर रहे थे, उनको इस इवेजन से रोकने की कोशिश की गई। ये यहां पे क्लैरिफाई करिए, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे क्लैरिफाई कर रही हैं कि आप ये मत सोचिए कि हम अलग से फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। पहले जो गड़बड़ हो रही थी मैन्युफैक्चरर्स और सप्लाई चेन के लोगों के द्वारा, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अभी भी खुले चावल, दाल के ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर अनुराग ठाकुर जी ने यहां पे बोला है कि 163 केसेस ऑफ प्रोग्राम कोड वायलेशंस में एक्शन लिए गए हैं। जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। इस समय पर अनुराग ठाकुर जी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इनका बोलना है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को वायलेट करने के लिए पिछले 3 सालों में 163 केसेस ऑफ वायलेशंस को बुक किया गया अंडर प्रोग्राम कोड। ठीक है, मतलब कि अब एक टीवी चैनल है, उस टीवी चैनल को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को मानना है। अब उस टीवी चैनल के ऊपर मान लो कोई टेलीवाइज डिबेट हो रही है और उस टेलीवाइज डिबेट में कोई इंडिविजुअल कोई कट्टर भाषण देता है धर्म से रिलेटेड, या फिर मान लो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है, या फिर मान लो कास्ट के बेसिस पे लड़ाई भड़काने की कोशिश करता है, या फिर मान लो वुमेन्स के अगेंस्ट कोई डेरोगेटिव स्टेटमेंट देता है,
तो ऐसे केस में प्रोग्राम कोड का वॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर आपका प्रोग्राम कोड का वॉल्यूशन होगा तो भैया एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे 163 केसेस यहाँ पे रजिस्टर किए गए हैं। ओके, बाय एडवाइजरीज, वार्निंग्स, अपोलॉजीज, क्रॉल ऑर्डर्स, ऑफ एयर ऑर्डर्स। ये बताया किसने? अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, इंफॉर्मेशन मांगी किसने थी? तो कांग्रेस एमपी ने मांगी थी, जिसके रिस्पेक्ट में अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे जवाब दिया। जो प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स है ना, इनको प्रोग्राम कोड फॉलो करना है। ये प्रोग्राम कोड कहां लिखा हुआ है? तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 में लिखा हुआ है, जो कि बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंदर। ये प्रोग्राम कोड साफ साफ बोलता है कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक, कुछ बोल के, किसी रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट कुछ बोलना, कुछ गलत चीजें कहना, कम्युनल एटीट्यूड्स को प्रमोट करना, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को फॉलो करने के लिए जो अलग अलग आप कह लो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उनको एक प्रोग्राम कोड फॉलो करना है, और अगर आपने प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया, आपको सजा दी जाएगी। तो प्राइवेट टीवी चैनल्स जो कि प्रोग्राम कोड वायलेट करते हैं, उनको टैकल करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। पिछले 3 सालों में हमने 163 केसेस रजिस्टर किए हैं। हालांकि रिसेंटली केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को 17 जून 2021 में अमेंड भी किया गया था एक नोटिफिकेशन के थ्रू। और इसमें क्या किया गया था कि भाई जो भी प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड से रिलेटेड वायलेशंस है, इसके लिए प्रॉपर स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म बनाया गया। एक 3 लेवल का कंप्लेंट रिडक्स मैकेनिज्म है इधर। लेवल 1 क्या है कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टर, वो जो टेलीविजन चैनल है, वो उसको वहां पे एड्रेस करने की कोशिश करेगा। लेवल 2, इन ब्रॉडकास्टर्स की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं, वो यहां पे इस कंप्लेन को और प्रोग्राम कोड के वॉल्यूशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, अगर इन दोनों लेवल से नहीं हो पाया तो केंद्र की सरकार का एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल जो कि ये कहता है कि भाई ओवरऑल इस प्राइवेट चैनल पे इस एक्टिविटी की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, प्रोग्राम कोड वॉल्यूशन हुआ है, और ब्रॉडकास्टर या फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ ब्रॉडकास्टर उसको नहीं सॉल्व कर पाए, तो वो सीधे सीधे सरकार के पास भी जा सकता है अपने इशू को रिजॉल्व कराने के लिए। ठीक है भाई, ये ओवरऑल वो है। आज की न्यूज का आखिरी आर्टिकल, कैग फ्लैग स्पेक्ट्रम प्राइस रिव्यू फॉर कैप्टिव यूजर्स। कैप्टिव नेटवर्क्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स स्पेक्ट्रम यूजेज में सेल्यूलर नेटवर्क्स हैं, जो कि कुछ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। तो गूगल की ओवरऑल आप कह लो जो टाउनशिप है, वहां पे इंटरनेट को देने के लिए, कॉल्स कनेक्ट करने के लिए अगर गूगल को अलग से एक स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाता है, तो बोला जाएगा वो गूगल का स्पेक्ट्रम है। तो जहां पे गूगल को पहले एयरटेल से या वोडाफोन आइडिया से इंटरनेट खरीदना पड़ता था, अब गूगल सीधे सरकार से स्पेक्ट्रम खरीद कर अपना खुद का इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क वहां पे चलाएगा। अब इस प्रकार के जब प्राइवेट नेटवर्क्स इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से दिए जाएंगे, किस पॉलिसी के हिसाब से दिए जाएंगे, ये पॉलिसी अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फाइनलाइज नहीं की, और इस बात के लिए कैग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को डांट रहा है। तो रिसेंटली कैग ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पुल अप किया है। क्या बोला है कि कैप्टिव यूजर्स के रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम असाइनमेंट की कोई भी पॉलिसी अब तक आपने डिवाइस नहीं की। ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट टाइटल होकर आई है, मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम असाइंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज। ठीक है ना? तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम दिया जाता है, ये स्पेक्ट्रम को देने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या पॉलिसी है, कौन से रेट पे दिया जा रहा है, किस प्रकार से मैनेजमेंट यहां पे हो रहा है, इसके बारे में क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोई प्रॉपर प्राइसिंग मैकेनिज्म बना रखा है? तो सुनने में आ रहा है भाई नहीं बना रखा है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाए, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट डिसिप्लिन को ग्राउंड लेवल पे एनफोर्स किया जाए, इसके लिए कोई भी अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज स्पेक्ट्रम एलोकेशन को प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए डिवाइस नहीं की गई है, और इस बात को यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है। समझ गए भाई? तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को बनाने की बात कर रहा है। अब कैप्टिव यूजर्स के लिए ऑब्वियस ही बात है, अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, एक डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म हो सकता है, किस प्रकार से ये लोग अपने स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से स्पेक्ट्रम बैंड में इनको चीजें दी जाएगी, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अब इस रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जुलाई 2021 में एक लीगल ओपिनियन भी लिया था, और ओवरऑल अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी को अप्रूवल डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन से मिलेगा। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन एपेक्स बॉडी है टेलीकॉम पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। लेकिन ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये यहां पे कैप्टिव नेटवर्क्स के लिए क्यों एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नहीं बना पा रहा है, इस बात को यहां क्वेश्चन किया जा रहा है। 2012 में इसके ऊपर बातचीत हुई थी, 2013 से लेके अब तक इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। तो क्या यहां पे डांट रहा है सरकार को और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को कि भाई जितना जल्दी हो सके एक पॉलिसी बनाइए ऑन द अलॉटमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर कैप्टिव यूजर्स एंड अदर कॉमर्शियल यूजेजेस इन अलाइनमेंट्स विद स्टेटमेंट्स मेड इन एनडीसीपी 2012।
18 नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। इसमें बोला गया था कि कैप्टिव यूजर्स के लिए ओवरऑल हम स्पेक्ट्रम एलोकेशन की पॉलिसी को डिवाइस करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आर्बिट्ररीनेस चली जाएगी, प्रॉपर तरीके से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा इन इंडिविजुअल प्लेयर्स को, ठीक है ना। प्रॉपर प्राइसिंग होगी, एक प्रकार का ऑक्शन मैकेनिज्म यहां पे स्थापित किया जाएगा, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सहूलियत हो जाएगी, सरकार को भी थोड़ा बहुत पैसा यहां पे आएगा। हालांकि सरकारी डिपार्टमेंट से तो सरकार का पैसा सरकार के पास जाएगा, बट ठीक है, एक कॉमर्शियल तरीके से चीजें होंगी तो ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी वाला एलिमेंट यहां पे निकल के आएगा। गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, इन सबको अपने खुद के स्पेक्ट्रम की जरूरत है। ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार से एलोकेट होगा, इसके बारे में यहां पे बात हो रही है, ठीक है भाई। तो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, किस प्रकार से गवर्नमेंट यूजर्स और डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। फिर भाई 1427 से 1500 मेगाहर्ट्ज बैंड, 2300 से 2400 मेगाहर्ट्ज बैंड, कौन सा सब्स्टिट्यूट बैंड होगा, हार्मोनाइजेशन एक्सरसाइज किस प्रकार से होगी। ओवरऑल ये जो एलटीई सिस्टम से लॉन्ग टर्म एलिवेशन, ये जो 4G और 5G बेस्ड नेटवर्क्स हैं, इनको किस प्रकार से एलोकेट किया जाएगा। अभी के लिए रेलवेज जो एलटीई को इस्तेमाल कर रहा है, कौन से बेसिस पे बैंड को इस्तेमाल कर रहा है, कितना पैसा दे रहा है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर गाइडलाइन सेटअप नहीं है। बहुत सारा आईएमटी बैंड, जो हाई स्पीड इंटरनेट हाई स्पीड स्पेक्ट्रम बैंड है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब चीजों को बैंड्स का एलोकेशन होगा, किस प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, ऑक्शन किस हिसाब से होगा, इन सब चीजों के ऊपर पॉलिसी बनाने की बात करें। अभी तो एड हॉक बेसिस पे सरकार अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जिसको जिस तरीके से भी स्पेक्ट्रम देना चाहे दे रही है। तो क्या बोल रहा है, ये नहीं हो पाएगा। आप कौन से बेसिस पे स्पेक्ट्रम दे रहे हो, क्या प्राइसेस उनसे चार्ज कर रहे हो, कितने समय के लिए स्पेक्ट्रम दे रहे हो, किस प्रकार से उनके ऊपर रेगुलेशन कर रहे हो, इसकी प्रॉपर पॉलिसी बनाओ। तो तुम लोग जब प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम देते हो तो उनको रेगुलेट करते हो, पॉलिसी बनाते हो, लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट दे रहे हो तो कोई पॉलिसी नहीं, ये नहीं चल पाएगा, उनके लिए भी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। तो ये यहां पे बताया गया। आ जाते हैं भाई एडिटोरियल डिस्कशन पे अपने। एडिटोरियल डिस्कशन में सबसे पहला आर्टिकल, चिली मार्क्स एंड नॉच इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। अब तक वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया, दबा दीजिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लाइक और शेयर जरूर दबाइए दोस्तों, लाइक बटन से चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है, इसलिए बार बार मैं आपको बोलता हूं। चलिए, चिली मार्क्स एंड नॉच इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। भाई चिली का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे प्रिपेयर हो रहा है। अभी 2019 में चिली में प्रोटेस्ट हुए थे। क्यों प्रोटेस्ट हुए थे, तो चिली के लोग नाराज थे। चिली कंट्री के अंदर सोशल इनइक्वालिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस है नहीं। जो चिली का कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले के एक मिलिट्री रिजीम ने बनाया था, जनरल ऑगिस्टो पिनोचेट के अंदर 1980 में। तो जो चिलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थी, मार्केट डीरेगुलेशन था, प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत ज्यादा चलती थी, ओवरऑल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एलिमेंट बहुत कम थे। वेलफेयर के एलिमेंट्स बहुत कम थे, मतलब सरकार लोगों के लिए डायरेक्ट लेवल पे कुछ सब्सिडी दे रही हो, कुछ मदद दे रही हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्राइवेट मार्केट के हिसाब से चल रहा था। तो प्राइवेट मार्केट के हिसाब से कुछ लोग तो बहुत ऊपर उठ जाएंगे और कुछ लोग गरीब रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे। तो जो गरीब पिछड़े थे वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बोला ये नहीं चल पाएगा। चिली इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसलिए चिलियन प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बोला कि जो पिनोचेट, ऑगस्टो पिनोचेट द्वारा बनाया गया संविधान था, इसको हटाओ, हमें एक डेमोक्रेटिक संविधान चाहिए। तो जो चिली के लोगों की डिमांड थी कि वो वांट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस डिमांड को यहां पे एक्सेप्ट किया गया। चिलियन सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आप जो कुछ भी बोल रहे हो हम इसको मानेंगे, हम एक नया संविधान बनाएंगे। इसीलिए एक डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पे बनाई गई, स्ट्राइकिंगली रिप्रेजेंटेटिव थी ये। 51% इसके मेंबर्स वुमेन थे, 17 सीटें इंडिजीनियस लोगों के लिए भी थी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन था। और पिछले 2 सालों से यहां पे ओवरऑल पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के थ्रू चिलियन संविधान में क्या क्या प्रोविजंस जोड़े जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इसका जो ड्राफ्ट है वो इस जुलाई 2022 की शुरुआत में प्रिपेयर हो चुका है, और इसके ऊपर जो रेफरेंडम है वो 4 सितंबर में होगा पूरे चिली में। और चिली के अंदर बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। एक तबका यह है जो कि इस नए संविधान के फेवर में बात कर रहा है, दूसरा तबका यह जो इस नए संविधान के अगेंस्ट में बात कर रहा है। लेकिन समझिए, एक बात क्लियर है कि जो पुराना संविधान था वो चिली लोगों का पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। कहीं ना कहीं उसमें इनइक्वालिटी वाला एलिमेंट आ गया था, चिली के लोग परेशान थे, तो वो चीजों को बदलना चाहते थे। तो चीजों को बदलने में उनको यहां पे सक्सेस भी मिली। अभी 4 सितंबर को रेफरेंडम में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट डेफिनेटली हम आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के प्रोसेस को देख रहे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1946 से लेकर 1949 तक।
इस प्रकार से अलग अलग देश का संविधान अलग अलग समय पे बना है। आज के मॉडर्न टाइम्स में चिली का संविधान अभी बन रहा है और इस संविधान में डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से लाने की बात की जा रही है। और कुछ हद तक ये जो चिली का संविधान बनाया जा रहा है ना, ये बहुत प्रोग्रेसिव है। कौन से बेसिस पे प्रोग्रेसिव होने की बात की जा रही है, ये मैं आपको समझाता हूं। वैसे आज तक हिस्ट्री में जब भी संविधान बनाए गए हैं तो ये बोला गया कि भाई संविधान के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में ताकत को बांटिए। संविधान को बनाने का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि भाई ये सरकार की ताकत लिमिटेड हो, सरकार की ताकत एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश के, वो हर इंडिविजुअल को इक्वल तरीके से अवेलेबल हो। प्लस सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाती है संविधान के अंदर। इसमें साउथ अफ्रीका के संविधान की आप बात कर सकते हो, इंडिया के संविधान की बात कर सकते हो, अलग अलग लोगों के तरीके से बात कर सकते हो। तो संविधान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को लेके आना, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी कम्युनिटी की तरफ, मोस्ट वल्नरेबल की यहां पे मदद करना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के प्रॉपर स्ट्रक्चर को सेटअप करना, इंफॉर्मेशन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। फिर 2010 का जो केनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके चैप्टर 15 को उठाया गया है। उसमें 10 कमीशंस बनाए गए हैं जो कमीशन सरकार से इंडिपेंडेंट है। तो कुछ इस प्रकार के आप कह लो क्लॉजेस को भी चिली की कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली केनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इन अलग अलग जगहों के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये जो चिली का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को थ्राइव करना चाहिए, इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रांग लोग हैं, जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे मजे मार रहे थे, जो कैपिटलिस्ट क्लास है चिली की, वो तो यहाँ पे नाराज होगी, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात कर रही है। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन चिली का बनाया गया, उसमें सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन, वर्कर राइट, जेंडर आइडेंटिटी राइट्स, डिकम्युनिकेशन ऑफ वाटर। पता है आपको, पहले के संविधान के अंदर वाटर को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। वाटर यूज करने के लिए आपको चिली के अंदर पैसा देना पड़ेगा। तो इस बात पे लोग और नाराज हो गए थे कि इतनी बेसिक कमिटी, वैसे तो इंडिया के अंदर भी और जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहां पे जो म्यूनिसपैलिटीज है वाटर का बिल लेती हैं, लेकिन वो मिनिमम होता है 200, 300, 700 रुपए पर महीना। ये थोड़ी ना कि तुम वाटर को प्राइवेटाइज कर दो, एकदम महंगा बेच रहे हो। तो वाटर के प्राइवेटाइजेशन को रोकना, ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्लेम होना चाहिए चिलियन नागरिक का, ये यहाँ पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन चिली का लेके आ रहा है। एक फ्यूचर फेसिंग डॉक्यूमेंट है। इस रिस्पेक्ट में चिली के डॉक्यूमेंट में, संविधान में, नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाने की बात की जा रही है। मतलब लोगों का डिजिटल डाटा किस प्रकार से ओवरऑल सेव किया जाएगा, लोगों की डिजिटल कनेक्टिविटी और फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, ये एलिमेंट्स भी चिली के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े जा रहे हैं। इन एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए स्टैट्यूटरी तरीके से इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया का 2019 का अब तक नहीं लॉ बन पाया है, जबकि इंडिया के अंदर डिजिटल आप कह लो प्राइवेसी सिक्योरिटी की इतनी डिबेट होती है। प्लस चिली का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लाइमेट क्राइसिस की बात करता है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिली का संविधान है, ये बहुत रिस्पेक्ट में दुनिया के बाकी संविधानों से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बन रहा है, बहुत ज्यादा फार लुकिंग बन रहा है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव बन रहा है। बट हाँ, ये अभी बना नहीं है। इसके ऊपर रेफरेंडम होगा 4 सितंबर को। लेट्स सी वो रेफरेंडम पास होता है या नहीं। तो चिली के संविधान के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ओवरऑल किस प्रकार से चिली का संविधान बाकी देश के संविधानों से ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो चिली से हम भी सीख के अपने संविधान में इस प्रकार के अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट लेट्स सी चिली का संविधान पास हो पाता है 4 सितंबर को या नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, टनल विजन दैट इज इंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री बाय सेक्शन 20 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल एक्ट और साइट्स एंड एक्ट, इसको बदलने की बात की जा रही है। देखिए अभी क्या हुआ कि हमारी पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के टॉप पे बीच में नेशनल एम्बलम की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई। वो काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें जो शेर थे वो थोड़े ज्यादा वायलेंट दिख रहे थे, तो अपोजिशन चिल्लाने लगा, भारत की सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, वगैरह वगैरह बातें, वो सब मैंने वीडियो में आपको बताई थी। अब इसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक और डिक्लेरेशन निकल के आया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट का ये जो लॉ है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेट्स एक्ट, इसको भी अमेंड किया जाएगा और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्यादा ताकत दी जाएगी। अब ये क्या अमेंडमेंट होने वाला है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सेक्शन 20 है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको पिछली बार 2010 में अमेंड किया गया था, इसको इस बार फिर से अमेंड किया जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके 300 मीटर के रेडियस में और 100 मीटर के रेडियस में चीजों को रेगुलेट करके देखा गया। तो कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, मान लो ताजमहल, तो इसके 100 मीटर के रेडियस में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और 300 मीटर के रेडियस में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको सरकार रेगुलेट करेगी, एएसआई रेगुलेट करेगा। अब इस नियम कानूनों को यहां पे हो सकता है डाइल्यूट किया जाए।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर 3700 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मेंटेन करता है, और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो इंडिया की हिस्ट्री को मार्क करती हैं। वेल प्लान्ड सिटीज का बनना, नए नए एम्पायर्स का राइज होना, बुद्धिज्म का डेवलपमेंट और डिस्पर्जन, टेम्पल कल्चर्स का फ्लोरिश करना, सल्तनत पॉलिटिक्स का एस्टैब्लिशमेंट, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओवरऑल पहले हुई हैं और वो इंडिया की हिस्ट्री को डिनोट करती हैं। रॉक कट सेंचुरीज ऑफ बाराबर बिहार, अजंता महाराष्ट्र, मसरूर हिमाचल प्रदेश, गंटुपल्ली आंध्र प्रदेश, पदतकल केव्स कर्नाटका के पास में मलप्रभा रिवर। तो बेसिकली कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के पास जो भी ओवरऑल आप कह लो हिस्टोरिकल फीचर्स दिख जाते हैं ना, वो उस समय के टाइम को डिनोट करते हैं। लखनऊ के इमामबाड़े की बात की जाए तो वो मार्केट पैलेसेस से कनेक्टेड था। विरमगाम का जो मुनसर तालाब था, वो उसके बगल में बहुत सारे पॉन्ड्स थे, गेट्स थे, वेल्स थे। मतलब पुराने समय में अगर कोई भी मेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट बना तो वो अपनी आसपास की इकोलॉजी से कनेक्टेड था। इस इकोलॉजी का कनेक्शन जो था, इसको तोड़ा ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स ओवरऑल इंडिया के अंदर ताकत में आए तो उन्होंने जो भी बिल्डिंग्स थी उनको कुछ हद तक ब्रिटेन के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से रीओरिएंट करने की कोशिश की। उन्होंने हर बिल्डिंग को तोड़ा नहीं। ब्रिटिशर्स आप कह लो खिलजियों जैसे नहीं थे, तुगलक जैसे नहीं थे कि हिंदू मॉन्यूमेंट्स तोड़ने लगे, लेकिन हाँ उन्होंने मॉन्यूमेंट्स में अमेंडमेंट जरूर किए। अपनी कॉलोनियल बादशाहत को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। उसके चलते कुछ हद तक इन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स का जो बेसिक नेचर था वो थोड़ा बदलता नजर आया। बाद में ओवरऑल जब भारत आजाद हुआ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल तरीके से इन साइट्स को प्रोटेक्ट किया। ठीक है ना। अब अगर हम इन साइट्स को बदलते हैं तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। क्यों गड़बड़ा जाएंगी? ऑथर का क्या बोलना है। अब जैसे दिल्ली है, ठीक है ना। दिल्ली में शुरुआत में जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे जो आप कह लो रिफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान से आके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में स्टैब्लिश हो गए। धीरे धीरे शहर बढ़ता गया। शहर के बाहर के जो आउटस्कर्ट्स थे वहां पे ग्रीनरी आती गई। अब दिल्ली में आप कह सकते हो बहुत सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो जो भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो अपने आप में इंडिया की मीडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को डिनोट करते हैं। अब अगर इस हिस्ट्री के आसपास के इलाकों में आप इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाते हो, किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो, तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉन्यूमेंट के बगल में एक ग्राउंडेड एक इलेक्ट्रिक पोल आप लगा देते हो। अब वो इलेक्ट्रिक पोल जल्दी जल्दी में लगाया जाता है, बाद में मान लो इलेक्ट्रिक पोल गिर जाता है तो कोई बगल में अगर आप कह लो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। प्लस कोई एक फ्रेस्कोड वॉल है, फ्रेस्कोड आप कह लो ऑयल पेंटिंग्स थी। अब ऑयल पेंटिंग वाली किसी वॉल के बगल में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे सीमेंट की बोरियां रखी हुई, तो ये सीमेंट की बोरियां इस पर्टिकुलर वॉल को बर्बाद कर देंगी। समझ गए? बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करने लगे तो उस कंस्ट्रक्शन से जो भार भार पड़ेगा, हो सकता है उस पर्टिकुलर जमीन के नीचे कोई पुराना रिमेन्स दबा हुआ रखा हो, वो डैमेज हो सकता है। तो कुल मिला के इन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स का जो आज का आप कह लो लेआउट बचा हुआ है, वो लेआउट नए कंस्ट्रक्शन की वजह से तबाह हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मशीन्स अगर इन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के अगल बगल में पहुंच गई तो ओवरऑल इनके जो भी हिस्टोरिकल फैसिलिटी बना है उसको तबाह कर देंगी। तो सरकार के इस स्टेप को कि नए हाईवेज, नए मेट्रो रेल सिस्टम, नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने से ग्रोथ आएगी और ओवरऑल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आसपास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनके आसपास का इलाका, इन खाली जमीनों पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ये चीज को रोक लगाने की बात कर रहा है ऑथर। ऑथर बोल रहा है कि सेक्शन 20 को सेक्टर सैंक्ट रहने दो, सरकार अगर उसमें इंटरफेरेंस करेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आसपास कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, हिस्टोरिकल और हेरिटेज प्लेसेस आते हैं, ये तबाह हो सकते हैं बियॉन्ड रिपेयर, और हमें इसे रोकने की जरूरत है। तो ये ऑथर यहां पे बोल रहा है। सरकार बोल रही है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करेंगे, चीजें बनाएंगे, बट हम आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के आसपास जो 100 मीटर का रेडियस खाली पड़ा है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें लिमिटेड कंस्ट्रक्शन और लिमिटेड प्रोजेक्ट्स तो टेकअप किए जाएंगे। सरकार का स्टैंड है। अब अलग अलग लोग इस न्यूज को अलग अलग हिसाब से कर सकते हैं। भुवनेश्वर में जो ओडिशा की सरकार है उसने एक स्कीम बनाई। स्कीम क्या थी? टू प्रोटेक्ट अ क्लस्टर ऑफ एंशिएंट टेंपल्स, टैंक्स एंड पॉन्ड्स टू नर्चर सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी इन अ मेथोडोकल वे। ये करने की यहां पे जरूरत है। तो मतलब ओवरऑल कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव को पॉइंट आउट करके ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको करना एक्चुअली में क्या है। फिर नागौर सिटी है जो राजस्थान की एक एंशिएंट सिटी, यहां पे लोकल आर्टिसंस और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स को लीड कर रहे थे मीनाक्षी जैन नाम के कंजर्वेशन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने क्या किया? सिटाडेल को कंजर्व करने की बात की, एंशिएंट गेट को रीओपन करने की बात की, ट्रीज लगाए यहां पे, एक लाइवली बाजार यहां पे खोलने की बात की, पुराने समय के ओवरऑल आप कह लो कल्चर को यहां पे सेटअप करने की बात की। और आथर बोल रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एक्ट है इसको बदल के आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास अनसाइंटिफिक तरीके से अगर आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करने लगोगे तो ओवरऑल जो प्रिस्टीन इनकी आप कह लो जो आइडेंटिटी है वो यहां पे इरिवर्सिबल तरीके से डैमेज हो जाएगी। ये ऑथर यहां पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर जब कोई भी पर्टिकुलर अमेंडमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के रिस्पेक्ट में आए तो जो भी कमिटी वहां पे बनेगी उनको प्रॉपर तरीके से सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हेरिटेज है मॉन्यूमेंट्स है उनके पास चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है AMASR एक्ट में ये उतने सही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस अभी भी चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में अभी भी हमें हिस्ट्री की बहुत सी चीजें पता चल सकती हैं। इनके आसपास की जगहों पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने लगोगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो सकती है। ये सब बातें नचिकेत चंचानी जी बोल रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है साउथ एशियन आर्ट और विजुअल कल्चर के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन US के अंदर। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर बात करते हैं नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर यूनाइटेड किंगडम की तरह कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये क्वेश्चन यहां पे उठाया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बोरिस जॉनसन को हटा दिया गया। ओके, बोरिस जॉनसन को इनकी पार्टी से ही निकाल दिया गया। ओके, जो बैक बेंचर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो बवाल मचाने लगे, ठीक है, कैबिनेट रेजिग्नेशन करने लगे। शुरुआत में बोरिस जॉनसन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बने थे उनको यहां पे कुर्सी छोड़नी पड़ी। और यहां पे बोरिस जॉनसन ने स्पेसिफिकली अपनी स्पीच में बोला कि भाई जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था सबसे जबरदस्त मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बना था और अब मेरे ही कैबिनेट के लोग मुझसे अलग हो गए। एक रेजिसाइड किया। रेजिसाइड समझते हो ना? रेजिसाइड मतलब एक राजा को मार देना। तो एक कंजर्वेटिव लीडर है, फॉर्मर कंजर्वेटिव लीडर विलियम हेग, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को बोला एब्सोल्यूट मोनार्की टेम्पर्ड बाय रेजिसाइड। मतलब बेसिकली यहां पे बोरिस जॉनसन जो लीड करे तो अपने आप में राजा थे, लेकिन ओवरऑल इस राजा के ऊपर एक लिमिट है। इसके मेंबर, इसके पार्टी मेंबर रेजिसाइड कर सकते हैं, इस राजा को मार सकते हैं। और बोरिस जॉनसन के साथ भी यही हुआ है। इससे पहले जो मार्गरेट थैचर थी उनके साथ भी यही हुआ है। तो बेसिकली ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चाहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से हटा सकते हैं। पहले मार्गरेट थैचर को हटाया था, अब यहां पे बोरिस जॉनसन को यहां पे हटाया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बोरिस जॉनसन यहां पे हिस्टोरिक मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने थे, उनको यहां पे जबरदस्त तरीके से उनकी कुर्सी से उखाड़ के बाहर फेंका गया। मतलब कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, और कंजर्वेटिव पार्टी के अगर सारे मेंबर्स का कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है तो आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाओगे। अब इस बात को इंडिया से कंपेयर किया गया। क्या इंडिया के अंदर ऐसा हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी ताकत है कि वो मोदी जी को, शाह जी को ताकत से हटा दें? ये क्वेश्चन कर रहा है यहां पे ऑथर। ओके, तो इंडिया के सिस्टम को ब्रिटेन के पॉलिटिक्स सिस्टम से डेवलप किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पॉलिटिकल एलिट्स की चलती है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स है उनकी चलती है। कभी कभी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, जैसे उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे हुआ महाराष्ट्र। बट नॉर्मल कर केसेस में आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनके हिसाब से काम चलता है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो चाहे किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में किसी पर्टिकुलर मुद्दे को, इलेक्शन को लेकर बात हो, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर मुद्दे पे कौन से फेवर में वोट देना है या अगेंस्ट में वोट देना है, प्रॉपर व्हिप को यहां पे डिप्लॉय किया जाता है कि पार्टी लीडरशिप की लाइन से अलग ना जाए एमपी एमएलए। तो बेसिकली एमपीज और एमएलए इंडिया के अंदर रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। तो जो पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी वही एमपीज और एमएलए नीचे के लेवल पे करेंगे। ये एमपीज और एमएलए इंडिपेंडेंट तरीके से इंडिया के अंदर डिसीजन नहीं ले सकते। जिस प्रकार से यूके की इनर पार्टी डेमोक्रेसी काम करती है उस प्रकार की इंडिया में कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया के अंदर ओवरऑल जो पार्टी का लीडर चाहेगा वही होगा, और एमपी एमएलए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एमपी एमएलए बस यहां पे एक रबर स्टैंप की तरह काम करते, एक माउथ पीस की तरह काम करते। तो एंड में बस यही बताया जा रहा है कि इंडिया को यूके की इस इनर पार्टी सिस्टम से कुछ सीखने की जरूरत है। दैट्स द होल, आप कह लो सार ऑफ दिस आर्टिकल, होल जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है भाई, ये आप बताया गया। फिर केरला के अंदर थोड़ा बवाल हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये जो सीपीआईएम है, इसके जो लीडर हैं ये सीपीआईएम एलडीएफ का ही पार्ट है। ओवरऑल इनकी सरकार है अभी पिनराई विजयन साहब के अंदर केरला के अंदर। इनके एक लेजिस्लेटर है एमएम मानी। इन्होंने अपोजिशन की एक एमएलए है, रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की लीडर है के रामा, इनके खिलाफ कुछ गलत स्टेटमेंट्स दे दिए। ओके, मानी इस समय पे उदुम बंचोला कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इदुक्की को बिलोंग करते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे पिनराई विजयन की पहली सरकार में, अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। ओवरऑल इन्होंने उल्टे सीधे चीजें बोली के रेमा जी के बारे में और उसके बाद माफी भी नहीं मांग रहे।
इन्होंने के रेमा जी के बारे में क्या बोल दिया कि चूंकि ये बीवी है टीपी चंद्रशेखरन की, तो इनकी तो किस्मत में ही लिखा था विधवा होना। अब इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत, आप कह लो, रिग्रेसिव है। एक वुमेन एमएलए के अगेंस्ट आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहे हो, तो बहुत हद तक अपोजिशन कांग्रेस ने इनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये माफी नहीं मांग रहे। ये कह रहे हैं कि अगर तुमको करना है तो मेरे खिलाफ जाके केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में आप गवर्नर से बात करो, गवर्नर नहीं, स्पीकर से बात करो, चाहो तो मेरे रिमार्क्स को एक्सपंज करवा दो। तो इस कंटेक्स्ट में अभी रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा दो रूल सामने रखे गए कि 151 वर्ड्स को हटा दिया जाए लोकसभा की डिबेट में से, इसके ऊपर भी बातचीत निकल के आती है। अपोजिशन लीडर वीडी सतीशन क्या बोल रहे हैं कि मिडवल प्रैक्टिस ऑफ सती को यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। ये बोल देना कि के रमा की किस्मत में ही मरना लिखा था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बेसिकली यहां पे ये जो मानी है, एमएम मानी, इनके स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इनके स्टैंड को, इनके बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पब्लिक डिबेट में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एक डिसेंसी की उम्मीद की जाती है, एक डिग्निटी की उम्मीद की जाती है, और दूसरी वुमेन एमएलए के इसलिए इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स है, ऑब्वियस सी बात है, डिसेंसी और डिग्निटी को पोर्ट्रे नहीं करते। ठीक है। और इससे पहले भी मानी जी बहुत बार कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। 2012 में जब सीपीआई-एम इदुकी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, तब इन्होंने बोला कि 13 पॉलिटिकल अपोनेंट्स को यहां पे मार डालना चाहिए, इनको जिंदा रहने का हक नहीं। फिर 2016 में एक लोकल पॉलिटेक्निक की वुमेन प्रिंसिपल के अगेंस्ट इन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे। फिर 2017 में इन्होंने पेम बिलाई उरुमाई, ये वुमेन प्लांटेशन वर्कर्स का एक ग्रुप है, इनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोला, क्योंकि ये ग्रुप मुन्नार में लेबर इंजस्टिस के अगेंस्ट एजिटेशन कर रहा था। तो अक्सर कर मानी उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब अगर इनके स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी यहां पे इनका स्टेटमेंट क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी मानी के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, चुप है। तो ओवरऑल इससे एक सिग्नल ये जा रहा है कि मिस्टर मानी के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट दे रही है पीछे से इनकी एलडीएफ सीपीआईएम की सरकार। तो ये ओवरऑल यहां पे हो रहा है। वुमेन के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना केरला में अक्सर कर एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि केरला की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ऊंची रैंकिंग है, और अगर आप देखो तो ज्यादा एचडीआई जो इंडेक्स है, इससे बस यही हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो पॉलिटिशियंस है वो डिग्निफाइड तरीके से यहां पे स्टेटमेंट देंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अगर केरला में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 140 लेजिस्लेटर्स से 12 वुमेन एमएलए हैं। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए मिस्टर मानी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ये क्रिटिसाइजमेंट अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। तो वुमेन राइट्स के रिस्पेक्ट में, वुमेन के अगेंस्ट एक अनडिग्निफाइड स्टैंड को लेने के लिए मिस्टर मानी को इनकी सरकार, इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ एक कम से कम वार्निंग तो मिलनी चाहिए, वो निकल के नहीं आ रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बैक एंड से इनकी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए इनको सपोर्ट कर रही है। फिर रिसेंटली दोस्तों हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स को 2017 में उठा के जेल में डाल दिया गया। एक एम्बिश हुआ था छत्तीसगढ़ में, बुरकापाल सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। उस समय पे हमारे 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ठीक है ना, कुछ मिसमैच इंफॉर्मेशन हो गई थी, मॉयस ने अटैक कर दिया था, 25 जवान हमारे शहीद हो गए। अब जब ये सिक्योरिटी फेलियर हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का दिमाग घूम गया और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल लोगों को उठा के जेल में डाला गया। 121 ट्राइबल्स को भी उठा के जेल में डाल दिया गया। 2017 से लेकर 2022 तक ये ट्राइबल्स जेल में बंद थे। अब फाइनली नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने यहां पे रूल किया है कि इन 121 ट्राइबल्स की कोई भी गलती नहीं थी। एक्चुअली में इन 121 ट्राइबल्स के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के प्रोविजन लगा दिए गए, और ये बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ है, ये बात आपको मालूम है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के वायलेशन के लिए एनआईए ट्राई कर रहा था इन ट्राइबल्स को, और एनआईए ने बोला कि इन ट्राइबल्स की भाई कोई भी गलती नहीं थी, ये इनोसेंट थे। तो गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। जो इंजोर्ड सीआरपीएफ के ऑफिसर्स थे उनसे इंक्वायरी नहीं की गई। इनको अरेस्ट करने से पहले ये ट्राइबल्स किसी भी प्रकार से एम्बुश में इन्वॉल्व नहीं थे, तो इनको यहां पे 5 साल तक जेल में बंद रखना ठीक नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के ऊपर और ओवरऑल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आपका जब सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो आपने यहां पे इन ट्राइबल्स को स्केप बोर्ड बना दिया। इन ट्राइबल्स को स्केप बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ट्राइबल को स्केप बोर्ड बनाओगे, 5 साल से ट्राइबल्स जेल में बंद हैं, तो इनके फैमिली मेंबर्स परेशान होंगे। वैसे भी ट्राइबल्स इकोनॉमिकली परेशान होते हैं और जेल में बंद रह के परेशान हुए होंगे। इससे इनका जो डिसकंटेनमेंट है, इनका जो डिससेटिस्फैक्शन है केंद्र से, सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो बढ़ेगा। वो मॉइस्ट मूवमेंट को और आग प्रोवाइड करेगा और फ्यूल प्रोवाइड करेगा। तो ये सही नहीं है। मॉइस्ट इंसर्जेंसी को डिफीट करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप लोगों को अपने साथ मिलाओ, लोगों को सरकार के साथ मिलाओ, ना कि लोगों को ही नाराज कर दो। इस प्रकार से ट्राइबल को अरेस्ट करने से लोग यहां पे नाराज होंगे, सरकार के प्रति जो लोगों का रोष है, जो गुस्सा है, वो बढ़ेगा, और ओवरऑल इंक्लूसिवनेस के प्रोसेस को, एसिमिलेशन के प्रोसेस को वो डिस्टर्ब कर देगा।
तो ये जो 121 लोगों को छोड़ा गया इसको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए। डिसअफेक्शन विद इंसर्जेंसी के लिए लोगों को अपने से मिलाने की जरूरत है, ना कि तब कि अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप पकड़ के ट्राइबल्स को उठा के जेल में डाल दो। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। इंडियन क्रिकेट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल में बेसिक जानकारी आपको बता दी है, कुछ बहुत अलग डिस्कस करने को है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाएं।